हिजबुल्ला, हमास और हीथू के बाद इजराइल के लिए नया मुसीबत आने वाला है। और ये मुसीबत किसी मुस्लिम राष्ट्र से नहीं है, एक ऐसे देश से आ रहा है जिसके पास हथियारों का जखीरा है। नाम है चेचनिया। वैगनर ग्रुप का नाम सुना था, जिसने पुतिन के खिलाफ सीधे बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। बाद में पुतिन अंडरग्राउंड हो गए थे और उसके बाद वैगनर प्रमुख को मार दिया गया। उसी रूस की सबसे खतरनाक एक प्रांत है चेचनिया, जहां सबसे ज़्यादा मुस्लिम लड़ाके हैं, मुस्लिम आबादी है। और चेचनिया के जो लड़ाके हैं वो उनको युद्ध के लिए जाना जाता है। अब सबसे बड़ी मीडिया रिपोर्ट आ रही है कि आपको पता ही है कि किस तरह से हिजबुल्ला, हमास और हीथू लड़ रहा है और अब लड़ेगा चेचनिया का लड़ाका। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें अब इजराइल की मुसीबत शुरू हो गई है। मैंने पहले ही आपके मीडिया रिपोर्ट्स में बताया था कि किस तरह से लगभग अब तक 3000 इजरायली सैनिकों को हमास ने मार गिराया है। वहीं अब उसको ईरान का हथियार भी मिलने लगा है, रूस का हथियार भी मिलने लगा है। लेकिन अब तक गजा पट्टी में हिजबुल्ला लड़ रहा था जो लेबनान का लड़ाका है, हीथू लड़ रहा था जो यमन का लड़ाका है, सीरिया की फौज पहुंच चुकी है, ईरान की फौज पहुंच चुकी है। लेकिन अब सरेआम रूस ने अपनी सीमा खोल दी है, रूस ने अपने हाथ खोल दिए हैं और अब खबरें आ रही है कि इजराइल के खिलाफ अब चेचनिया मोर्चा संभालेगा। चेचनिया के लड़ाके, चेचनिया वही प्रांत है रूस का जो सबसे खतरनाक माना जाता है और जहां सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। और चेचनिया के जो लड़ाके हैं वो अब इजराइल से जाकर बदला लेंगे। दरअसल रूस इस युद्ध में किसी भी कीमत पर अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है। जिस तरह से यूक्रेन के युद्ध में रूस लड़ रहा था लेकिन यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा था अमेरिका और यूरोप, उसी का बदला रूस किसी कीमत पर लेना चाहता है और इसीलिए उसने मोर्चा खोल दिया है और अब इजराइल के खिलाफ चेचनिया लड़ेगा। वही एक नया अपडेट भी आ रहा है। सोचिए किस तरह से इजराइल ने अब तक 11 शहरों को खाली करा लिया है, लेकिन हमास के जो मिसाइल है वो अब तेल अवीव पर भी गिरने लगे हैं। वहीं जिस तरह से इजराइल ने अल शिफा अस्पताल को घेर लिया था, वहां 5000 सैनिकों ने घेर लिया था, उसमें लगभग 3000 सैनिकों को मार गिराया गया है। खबर यह भी आई है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे से कोई अंडरग्राउंड नहीं निकला है और इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ और गुस्सा और नफरत बढ़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, झूठ के बातों पर यह युद्ध खड़ा हुआ था और अब साफ हो गया है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। अब तो खुद विपक्षी नेता, जो इजराइल के विपक्षी नेता हैं, यहां तक कि जो इजराइल के मंत्री हैं, जो बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्री हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, इजरायली सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया गया था। लेकिन सोचिए, इजराइल की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रहा है और तेल अवीव पर अब बमबारी की जा रही है। आपको बता दूं कि खाड़ी देशों ने यह तय कर लिया है कि वो युद्ध में सीधे सीधे शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो अब इजराइल को छोड़ेंगे भी नहीं। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका किसी भी कीमत पर इस युद्ध से पीछे नहीं हटता है, नहीं भागता है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर हमला करना शुरू कर दिया। सऊदी अरबिया और कतर ने कहा कि हम अमेरिका को एक मौका देते हैं और एक मिसाइल जो सऊदी अरबिया में अमेरिका के ठिकाने पर जा रहा था उसको खुद सऊदी अरबिया ने मार गिराया कि अभी उनको हम एक मौका देते हैं। उसके बाद अमेरिका ने साफ साफ इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को कहा कि तुम युद्ध विराम कर दो। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू इतना फंस चुके हैं, उनको लगता है कि अगर युद्ध विराम किया तो उनको इजरायली जीने नहीं देंगे, सत्ता से बाहर कर देंगे और उनके परिवार और उनको फांसी हो सकती है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू पर जेनोसाइड का आरोप लग रहा है। वहीं अगर वो युद्ध से वापस आता है तो और युद्ध करता है तो अब आम इजरायली मारा जाएगा। और बेंजामिन नेतन्याहू ने लगभग तय किया है कि मरना तो उसे ऐसे भी है, तो क्यों न इजराइल को बर्बाद कर दिया जाए। तो सोचिए, अपने ईगो के चक्कर में, सत्ता के चक्कर में 80 लाख इजरायलियों को इस आदमी ने फंसा दिया है। लेकिन सबसे खतरनाक हो गया है अब हिजबुल्ला के लड़ाकों को। 3 लाख लड़ाके जो हैं वो गजा पट्टी तक पहुंच चुके हैं और उनके पास ईरान के, रूस के मिसाइल हाथ में हैं, उनके पास हथियार हाथ में है और सीधे सीधे इजराइल के उन तमाम शहरों को टारगेट कर रहे हैं जो सीमावर्ती इलाके में हैं।
यहाँ तक कि नई रिपोर्ट्स आई है कि किस तरह से तेल अवीव में भी रॉकेट मारे गए हैं। 8 शहरों को इजराइल खाली करा चुका है, 11 शहरों में अलर्ट जारी कर चुका है, लेकिन उसके बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके रुक नहीं रहे हैं। वही खबर है कि गजा पट्टी में लगभग 160 ठिकानों पर हमास ने हमला किया है, जो इजराइल ने ठिकाना बनाया था। वहीं लगभग 3000 इजरायली फौजी मारे गए हैं और अब तो लगभग 300 के करीब जो हैं वो टैंक जो है वो उड़ा दिए गए हैं। तो इजराइल के खिलाफ जो इस युद्ध चल रहा है उसमें जो सबसे बड़ा और नया प्लेयर शामिल हो रहा है, मैं आपको बता दूं, अभी सिर्फ 4 देश खुलकर इजराइल पर हमला कर रहा है और इस युद्ध में शामिल है, जो गजा पट्टी से जाकर ग्राउंड पर लड़ रहा है और धीरे धीरे मिसाइल भी दाग रहा है। मैं बता दूं कि अब तक तुर्की के अलावा जो बड़ा देश है तुर्की, उसके पास फाइटर विमान है, सऊदी अरबिया कतर के पास है, फिलहाल फिलिस्तीन के पास फाइटर विमान नहीं था, हमास के पास फाइटर विमान नहीं था। लेकिन फाइटर विमान को इसलिए भी नहीं रूस सप्लाई कर रहा है या चीन, क्योंकि फाइटर विमान से लड़ने में इजराइल जीत जाएगा। इजराइल के पास मिसाइल भी है, फाइटर विमान है, वो हमले कर रहा है गजा पट्टी पर और अब तो वेस्ट बैंक पर भी हमले कर रहा है। लेकिन लेबनान, हिजबुल्लाह, हूती और हमास इंतजार कर रहा है ग्राउंड बैटल का, जमीन पर जो लड़ाई होगी उसका, क्योंकि ये लोग टनल में बैठे हैं, सुरंग खोदकर बैठे हैं और ये अब इनके पास मिसाइल भी हाथ लगने लगी है और ये खुलकर तेल अवीव जो राजधानी है इजराइल की वहां हमला करे। और सोचिए ये जो डेडली जो कॉम्बिनेशन है हूथी का, हमास का, और आपको बता दें कि हूथी, हमास और उसके बाद हिजबुल्लाह का जो डेडली कॉम्बिनेशन है, इसमें आप चेचनिया के लड़ाके भी शामिल होने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इजराइल की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। इजराइल की कोशिश है कि गजा पट्टी को कंट्रोल किया जाए और वहीं उसके जवान मारे जा रहे हैं, उसके टैंक उड़ाए जा रहे हैं। अब हिजबुल्लाह और हीथू और इसके बाद हमास जो है वो फाइटर प्लेन से नहीं लड़ रहा है, वो जहाज नहीं मार रहा है, वो रॉकेट दाग रहा है, वो मिसाइल दाग रहा है, जो उसको रूस से और ईरान से मिला है, जिसकी जो क्षमता है वो 200 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक का है। लेकिन 200 किलोमीटर के गजा पट्टी से 200 किलोमीटर वाले, 300 किलोमीटर वाले, 2000 तक के किलोमीटर की मार करने वाले मिसाइल को दागा जा रहा है और वो सीधे सीधे जाके इजराइल में गिर रहा है। सीमावर्ती इलाकों में मिसाइल दागा जा रहा है। तो सोचिए, हिजबुल्लाह, हीतू और हमास के बाद चेचनिया के लड़ाके जो हैं वो अब इस युद्ध में शामिल हो गए। इसका मतलब है कि रूस ने इस युद्ध में अब शामिल होना स्वीकार कर लिया है। और सोचिए, वैगनार के लड़ाके थे, रूस में कई तरह के लड़ाके हैं, चेचन के जो लड़ाके हैं, चेचनिया के अलग प्रांत है जहां मुस्लिम आबादी भी बहुत है। तो अगर चेचनिया के लड़ाके गजा पट्टी में आकर युद्ध लड़ते हैं तो ये इजराइल के लिए एक सबसे बड़ी मुसीबत होगी। वहीं अमेरिका ने लगभग अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया है और लगभग हाथ खींच लिया है, उसकी मजबूरी भी अपनी है। सोचिए, खाड़ी देशों ने, इस्लामिक देशों ने, गल्फ कंट्री ने एक बड़ी बैठक की थी और उन्होंने अमेरिका को समझाया कि या तो आप सीधे सीधे इजराइल से हाथ पीछे हटाओ, इजराइल का साथ छोड़ो, या अपने सैनिक अड्डे तबाह होने के लिए तैयार हो जाओ। आपको बता दें, गल्फ कंट्री में अमेरिका के 13 सैनिक हवाई अड्डे हैं, 40,000 जवान हैं, 40 से ज़्यादा फाइटर प्लेन हैं। और उसको बचाने के लिए अब अमेरिका ने लगभग साफ कर दिया है कि वो इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल नहीं होगा। इजराइल का वो साथ छोड़ रहा है। रूस और वहीं इंग्लैंड साथ छोड़ चुका है, फ्रांस साथ छोड़ चुका है, जर्मनी साथ छोड़ चुका है। यहाँ तक कि ऋषि सुनक ने तो अपने गृह मंत्री को इस बात के लिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि वो लगातार इजराइल के पक्ष में बोल रही थी और फिलिस्तीन समर्थकों की एक बड़ी रैली को नहीं होने देना चाहती थी। इसके बाद बर्खास्त कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ग्लोबली इजराइल कितना अलग थलग पड़ चुका है। यूनाइटेड नेशन में पहले 120 देशों ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया था, अब 145 देशों ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया है, जिसमें भारत सरकार भी फिलिस्तीन के साथ खड़ी दिख रही है। तो सबसे बड़ा अपडेट दे रहा हूं, युद्ध के 40वें दिन चेचन ग्रुप, चेचन के जो विद्रोही जिनको कहा जाता है, चेचन के जो लड़ाके जिनको कहा जाता है, वो इस युद्ध में फिलिस्तीन की तरफ से लड़ने आ रहे हैं। वही हमास में लगातार भर्तियों की लाइन लगी हुई है, चाहे वो वेस्ट बैंक का इलाका हो, चाहे गजा पट्टी का इलाका हो। और वहीं सोचिए, जिस तरह से हथियारों की सप्लाई हो रही है चीन द्वारा, रूस द्वारा, नॉर्थ कोरिया द्वारा, ईरान द्वारा, इजराइल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और अब हमास के जो रॉकेट हैं, मिसाइल है, वो सीधे सीधे गिर रहे हैं अब तेल अवीव पर और इजराइल पर।
इस युद्ध में आपको इसलिए नहीं दिख रहा है ज़्यादा क्षति क्योंकि हवाई हमले नहीं कर रहा है ये विद्रोही गुट जो है, जो हिजबुल्लाह है, हमास है और हितू है, वो हवाई हमले नहीं कर रहा है क्योंकि हवाई हमले करने के जोखिम है और वो रॉकेट से मार गिराएगा इजराइल जो विरोधी हवाई जहाज़ है। लेकिन ग्राउंड बैटल में 3000 से ज़्यादा इजरायली सैनिक मारे गए हैं, 300 से ज़्यादा जो हैं टैंक उड़ाए गए हैं, 160 से ज़्यादा जो है ठिकाने बर्बाद किए गए हैं और 11 शहरों पर, इजराइल के 11 शहरों पर निशाना साधा जा रहा है। तो सबसे बड़ी खबर है कि अब हिजबुल्लाह, हमास और हितू के बाद चेचन विद्रोही भी गजा पट्टी पहुंच सकते हैं और वो इजराइल से युद्ध कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि रूस सीधे सीधे इस युद्ध में कूद गया है। 40वां दिन ये सबसे बड़ा अपडेट है और वहीं इजराइल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है और जिस तरह से उसने 10 से 12 हज़ार फिलिस्तीनियों को मारा है, फिलिस्तीन को जिस तरह से मलबे में तब्दील कर दिया है, अब उसका पाप उसके सिर पर मंडरा रहा है। वहीं सोचिए नेचर ने किस तरह से अब फिलिस्तीन की मदद करना शुरू कर दिया है। पानी के लिए तरस रहे फिलिस्तीनियों को बारिश हो रही है, पानी मिल रहा है। तो जहां पूरी दुनिया का समर्थन मिल रहा है, वहीं तुर्की ने तीसरा खेप मदद की भेज दी है और अब संयुक्त राष्ट्र संघ में समझौता भी हो गया है, दस्तखत भी हो गया है कि फिलिस्तीन को हर तरह की मदद दुनिया के 145 देश करेंगे। तो देर सवेर फिलिस्तीन तो बच जाएगा, लेकिन इजराइल का मंसूबा जो है वो सब जग जाहिर हो चुका है। कहाँ इजराइल अब तक फिलिस्तीन को आतंकी देश और हमास को आतंकी संगठन कहता था, लेकिन अब धीरे धीरे दुनिया मानने लगी है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने सबसे बड़ा आतंकवाद फैलाया है, वो जेनोसाइड का कारण है और दुनिया से अलग थलग पड़ गया है इजराइल, जो कल तक पूरी दुनिया उसके साथ था। तो सोचिए एक युद्ध ने पूरा खेल बदल दिया है और कल तक जिस फिलिस्तीन को इजराइल कमज़ोर समझ रहा था, अब इजराइल की बर्बादी शुरू है। इस पूरे युद्ध में फिलिस्तीन आर्थिक रूप से पहले से ही एक लचर देश रहा है, उसकी आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है, उसको बैरिकेड कर रखा था इजराइल ने, लेकिन अब धीरे धीरे पूरी दुनिया के नज़रों में फिलिस्तीन आ गया है। दुनिया भर के देश उसकी मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान अब इजराइल को हो रहा है, जो एक सफल और एक मजबूत देश था आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, वो बर्बादी के कगार पर है, कंगाली के कगार पर है। तो सोचिए एक ऐसा नेता जो सत्ता का लालची हो, जिसको इंसानियत की परवाह नहीं हो, वो कैसे अपने ही देश को खतरे में डाल देता है। इसका जीता जागता जो उदाहरण है वो है बेंजामिन नेतन्याहू, जिसने एक मजबूत इजराइल को युद्ध में धकेल दिया और अब 80 लाख लोग के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हितू, हमास और उसके बाद हिजबुल्लाह लड़ रहा है, उसके साथ अब चेचन ग्रुप के लड़ाके लड़ेंगे। ये सबसे बड़ा अपडेट है। और वहीं हमास के हाथ में वो सारे हथियार लग गए हैं जो एटमी हथियार हैं, जो केमिकल हथियार हैं। खबर आ रही है कि यरूशलेम में केमिकल हथियार भी बरसाए गए हैं इजराइल वाले इलाकों में, और वहाँ भगदड़ मच रहा है। सबसे फास्फोरस बम का इस्तेमाल शुरू करना इजराइल ने शुरू किया था और अब ईरान के हथियार जो है, मिसाइल जो है, उससे हड़कंप मच गया है। और हितू, हमास और हिजबुल्लाह सरेआम ईरान वाले मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो तेल अवीव से लेकर इजराइल के तमाम बड़े शहरों पर हमले कर रहे हैं। और वही अब इस गुट में जहां अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है, वही चेचन ग्रुप जो रूस का सबसे ताकतवर लड़ाका है, वो इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट था 40वें दिन का कि किस तरह से इजराइल जो है वो अलग थलग पड़ गया है और इजराइल के खिलाफ लड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं खाड़ी देशों ने तय किया है कि वो सीधे युद्ध में भाग तो नहीं लेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर हथियारों की सप्लाई करेंगे कि इजराइल का जीना मुश्किल हो जाए। और अमेरिका को उन्होंने तैयार कर लिया है कि या तो आप इजराइल के साथ हैं या अपने बोरिया बिस्तर बांधो, सैनिक अड्डे समेटो, और अमेरिका ने अपना भला सोचा है। तो अब बेंजामिन नेतन्याहू अलग थलग पड़ चुका है, इजराइल अलग थलग पड़ चुका है, और जिस तरह से 10,000 लोगों की हत्या हुई है, जिस तरह से गजा पट्टी को मलबे में तब्दील किया गया है, अब बदला लेने की बारी इजराइल से है। और इसके लिए चेचनिया ग्रुप इसमें शामिल हो रहा है। हिजबुल्लाह, हमास और हितू ईरान, रूस के हथियारों से अब कहर बनकर इजराइल पर टूट रहे हैं। ये 40वां दिन का सबसे बड़ा अपडेट है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।